दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप आसाम में जो गवर्नमेंट ने ESZ का जो रेस्ट्रिक्शन था 10 किलोमीटर से घटा के जो 1 किलोमीटर करने की बात की है, इस बारे में आप कुछ बोलिए। तो दोस्तों, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ना किसी बात के पक्ष में ना किसी बात के विपक्ष में। जो जो पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फैसला आप खुद करना। सबसे पहले इस बात की शुरुआत कहाँ से होती है, हम उसकी जड़ में जाते हैं। 4 अगस्त 2006 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। केस का नाम था TN गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संघ। उसका जो मेन पॉइंट जो हमसे रिलेटेड था वो ये था, सुरक्षा बफर जोन का निर्माण। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सभी राज्य अपने ESZ को डिक्लेयर करें कि किस राज्य की कितनी सीमा है, जो सुरक्षित जंगल हैं, रिजर्व फॉरेस्ट या नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, उनसे कितनी दूरी तक आप अलाउ करते हो कि कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, इसके बारे में आप लिखित में जारी करिए। राज्यों की तरफ से देरी हो रही थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक आप डिक्लेयर नहीं कर देते हो तब तक इस सुरक्षा घेरे को हम ये मान के चलेंगे कि ये 10 किलोमीटर है। यानी अगर आपका कोई भी नेशनल पार्क है पूरे भारत में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो उसमें नेशनल पार्क की बाउंड्री से 10 किलोमीटर दूर तक को हम सुरक्षा बफर जोन यानी ESZ मानेंगे। तो जो सेफ्टी बफर जोन है उसका नाम ESZ है, यानी इको सेंसिटिव जोन। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रूप से एक इको सेंसिटिव जोन की परिभाषा मान ली कि 10 किलोमीटर है, जब तक आप डिक्लेयर नहीं करते। हर राज्य को बोला। अब ये जो घेरा था, इसके अंदर किसी तरह की माइनिंग अलाउड नहीं थी। किसी का ऑलरेडी अगर लीज चल रही है, पट्टा चल रहा है, तो वो रिन्यू नहीं होगा, क्योंकि 2006 की बात है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था, ये नहीं था कि यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अगर किसी तरह की कोई एक्टिविटी की परमिशन देनी है तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से परमिशन लेनी पड़ेगी। और राज्यों को सख्त निर्देश दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ये 10 किलोमीटर तो हमने मान लिया है, हर राज्य अपनी अपनी सीमा, अपने यहाँ की जनता की सुविधा और उसको देखते हुए हमें बताए कि हमारे राज्य का इको सेंसिटिव जोन नेशनल पार्क की बाउंड्री से इतने किलोमीटर है। अब हुआ क्या कि जब ये ऑर्डर आया, 10 किलोमीटर का एरिया बहुत बड़ा है। 10 किलोमीटर में तो दुनिया ही लोगों की उलट पुलट हो जाने वाली थी, क्योंकि जो 10 किलोमीटर के दायरे में जो लोकल लोग भी रहते थे, उनकी आजीविका, उनका चलता हुआ बिजनेस बंद हो जाने वाला था। कहाँ वो अच्छा खासा कमा रहे थे, कहाँ वो भूखे मरने की नौबत पे आ गए थे, क्योंकि इनकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2011 में एक अधिसूचना जारी करी कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 10 किलोमीटर बोला है, उसको हम 1 किलोमीटर करते हैं। यानी कि नेशनल पार्क से 1 किलोमीटर के अंदर के इलाके को इको सेंसिटिव जोन माना जाएगा। माइनिंग वगैरह इस तरह की एक्टिविटी नहीं होंगी, और अगर होंगी तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की परमिशन से होंगी। अब जो काजीरंगा का मुद्दा है, जिसके ऊपर आसाम में जो हम बात कर रहे हैं, कि ये 10 किलोमीटर, जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, क्योंकि किसी भी इंसान को पूरी जानकारी नहीं होती। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट लिख के करेक्ट करना। लेकिन ये जो 10 किलोमीटर का सिस्टम था, ये 2006 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। अभी जो आसाम गवर्नमेंट ने 1 से 3 किलोमीटर करने का बोला है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2011 में 1 किलोमीटर करने के लिए बोला था। जितने भी वन्यजीव प्रेमी हैं, मैं भी वन्यजीव प्रेमी हूँ, उनको लग रहा है कि ये एरिया कम कर देने से जानवरों पर बुरा असर पड़ेगा, उनके रख रखाव पर बुरा असर पड़ेगा। जब आसाम में फ्लड्स आते हैं तो ये जानवर ऊपर के इलाकों में जाते हैं, नेशनल पार्क को छोड़ के दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। वो कहाँ जाएंगे? मैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास एक काम चलाऊ नॉलेज है, लेकिन जितना है मैं शेयर करता हूँ ताकि वो लोगों तक पहुँचे। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ सख्ती करने से वन्य जीव का अगर बचाव करना आप समझते हो, यहाँ पर आपकी सोच गलत है। मैं यही आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं जब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करता हूँ, मैंने हमेशा बोला है, मैं केवल जानवर की बात नहीं करता, मैं इंसान की भी बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ अगर इंसान की गलती है उसे सख्त से सख्त सजा दो, लेकिन अगर जानवर की गलती है उसे भी सजा दो। जानवर सिर्फ प्रोटेक्शन की, भाई हम उसके इलाके में घुसे हैं, ये बात दलील देके आप हर वक्त बोलो कि जानवर को कुछ मत बोलो। अगर टाइगर ने इंसान को मार दिया, रेगुलर मार रहा है, उसे कुछ मत बोलो क्योंकि हम उसके इलाके में घुसे हैं।
आपके बोल देने से कोई दिक्कत नहीं है। आप तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बोल रहे हो, अपने ऑफिस में बैठ के बोल रहे हो, और अगर आप ये बात बोल रहे हो तो आप ज़मीनी हकीकत से काफ़ी दूर हो। मैं ज़मीन पर जंगल में भी रहता हूँ, अभी मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। मैंने दोनों परिस्थितियाँ देखी है। मैं 2-4 बातें आपके सामने ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप उस बात को बोलते हो कि 10 किलोमीटर का आप स्ट्रिक्ट रूल लाओ, आप जानवरों को कैसे बुरा कर रहे हो, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस बारे में मैंने अपने रेगुलर वीडियो में जिक्र किया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस है, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। आप एक बार गूगल कर लेना, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश की है, शिवपुरी जिले में थी, 1981 में बनाई गई थी। 202 स्क्वायर किलोमीटर में ये सेंचुरी फैली थी, लेकिन दिक्कत क्या थी, उसमें से 146 स्क्वायर किलोमीटर प्राइवेट जमीन को सरकार ने बिना पूछे करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा बना दिया था। ये सेंचुरी क्यों बनाई थी? गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी बर्ड है, राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है, एंडेंजर्ड है, बहुत मुश्किलों में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वहाँ पे काफ़ी मिल रहे थे। उनकी सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट लोगों की ज़मीन को शामिल करते हुए, मतलब आप समझ रहे हो पूरी तरह से देखो तो प्राइवेट में ही थी। आप समझ लो 200 किलोमीटर रफली में से 150 किलोमीटर प्राइवेट लैंड थी, सरकार की थी ही नहीं। वाइल्ड लाइफ एक्ट में भी कुछ भ्रांतियां हैं, उसी बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन अगर उस तरफ हम जाएंगे तो भी हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आपको मैं बता दूं केवल कि इतने सारे अमेंडमेंट हुए हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट में। एक जगह लिखा है कि कलेक्टर जब तक जमीन का निस्तारण नहीं कर देगा अधिसूचना जारी नहीं होगी सेंचुरी बनने की, और दूसरी जगह लिखा है कि जिस दिन सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी उस दिन वहां के निवासियों के सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। ये इस तरह के बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है। यहां पर यही बात लागू होती थी कि जब तक लोगों की जमीन का निस्तारण नहीं हो जाएगा तब तक सेंचुरी नहीं बनेगी। एक नियम यह है, यानी कि लोगों का पहले निराकरण करो, उनको अगर आपने प्राइवेट लैंड को शामिल कर लिया है तो उनका मुआवजा दो या उनको दूसरी ज़मीन दो, उनको भेजो, तब काम करो। पहला रूल है कि जिस दिन हमने डिक्लेयर कर दिया उसके बाद से खरीद फरोख्त बंद। यहां पर पहला रूल मान लिया गया। अब क्या हुआ, ना तो गांव वाला अपना जमीन बेच सकता है, खेती कर सकता है, लेकिन उसकी जो जमीन है अपनी जमीन पर वो पशु भी नहीं चरा सकता था। खेती करने में जंगली सुअर आ रहे हैं, बाकी जानवर तो है और उनकी संख्या बढ़ गई क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया बन गया। तो फसल पूरी चौपट, खेती नहीं कर पा रहे, जमीन बेचना है नहीं बेच सकते। अब यहां पर दिक्कत, एक आप बात समझिए, जिस बात पे मैं पूरा ये पॉडकास्ट बना रहा हूं, खुले दिल से बना रहा हूं, आप भी खुले दिल से समझना। ना तो मैं आसाम गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना रहा हूं, मैं ऐसा क्यों ही करूंगा। मैं तो जंगली जानवर को प्रोटेक्ट करूंगा तो मेरी नीयत साफ नजर आएगी। अगर मैं जरा सा भी सरकार को प्रोटेक्ट करूंगा तो लोग समझेंगे अच्छा सरकार के फेवर में। सरकार के फेवर में कतई नहीं बोल रहा हूं, मैं जंगली जानवर के ही फेवर में बोल रहा हूं, लेकिन असली तरीके से बोल रहा हूं। जिस बात पे आपकी निगाह नहीं जा रही, आप मेरी बात, मैंने तभी बोला, आप उसको सुनना, समझना, फैसला करना। मैं कोई फैसला करने वाला नहीं होता, वो बात आप तक पहुंचाने के लिए काम चलाओ नॉलेज के आधार पर। अगर किसी आदमी को उसी पर्पज़ के लिए ज़मीन बेचने की परमिशन दे दी जाती, पर्पज़ था खेती, तो क्या दिक्कत थी। अगर वहाँ पर फॉर एग्जांपल 100 खेत थे उस प्रोटेक्टेड एरिया में, तो जब ज़मीन बेचने की परमिशन दी जाती तो 100 के 100 ही रहते। भाई ज़मीन तो 146 स्क्वायर किलोमीटर ही थी, वो थोड़ी ना बढ़ जाने वाली थी। अब उसका मालिक सुरेश की जगह रमेश बन गया, उससे सरकार को क्या फ़र्क पड़ता था? अगर पर्पज़ नहीं चेंज हो रहा, माइनिंग के लिए नहीं, सिर्फ खेती के लिए, उससे क्या होता, जिसको रखनी है वो रखता, जिसको बेचनी है अपनी ज़मीन बेच के कहीं और जाता अपनी सुविधा के अनुसार। जब वो आपने बंधन में बांध दिया कि तुम नहीं बेच सकते हो, वो मजबूर है। अब क्या हुआ, खेती कर नहीं पा रहा है, अपने पशु चरा नहीं पा रहा, जो रूल थे। धीरे 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 उस गांव में लोगों ने लड़कियां ब्याहनी बंद कर दी कि भाई हमारी लड़की इस गांव में जाएगी दुखी हो जाएगी, घर में राशन नहीं होगा क्योंकि भाई सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया। जमीन के मालिक है, करोड़ों की जमीन के मालिक है, वो करोड़ों रुपए मिट्टी के बराबर है। जब बेचने की परमिशन ही नहीं है तो फिर वो करोड़ों रुपए आएंगे कहां से। अब क्या हुआ, गांव वाले ट्रैप्ड फील करने लगे। चर्चा शुरू हुई कि इस झगड़े की जड़ क्या है। झगड़े की जड़ था सरकार का नियम। यहां पर भी जो बात सरकार की हो रही है, पिस कौन गया, वो बेचारा गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसकी कोई गलती नहीं, उसे तो पता भी नहीं कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेंचुरी बन गई। वो तो जैसा रह रहा था और पहले गांव वालों को खेत में रहता था,
किसी को उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, बढ़िया फल फूल रहा था। सेंचुरी बनने के बाद भी दिक्कत नहीं। जब ये समस्याएं आई, मैं ये नहीं बोल रहा कि गांव वालों ने, क्योंकि मुझे बोलने का अधिकार नहीं, गूगल में कहीं कहीं इस तरह से लिखा है, तो मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर आप गूगल करोगे हु किल्ड करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो जो लिखा हुआ आएगा, और एक दो बुक्स भी है मेरे पास जिसमें कि लिखा था कि जनता का आक्रोश भी एक वजह थी उनके खत्म होने की। दूसरी सेकेंडरी वजह यह थी कि खेती करने की परमिशन तो थी, ट्रैक्टर से जब खेती करना शुरू किया तो यह ज़मीन पर अंडे देता है, अंडे नष्ट होते गए। पहले क्यों नहीं नष्ट हो रहे थे सेंचुरी बनने के पहले? क्योंकि उसके अंडे बचाए जा रहे थे। लोग चाहते थे कि ये जीव बचा रहे। अब लोग नहीं चाहते थे कि जीव बचा रहे, इसलिए वो अंडे खेती करते वक्त कर दिए गए। कुछ जानवर मार भी दिए गए, ऐसा आपको गूगल में लिखा आएगा। मैं दोषी नहीं बनना चाहता ये बात बोलने का पर्पस सिर्फ इतना है, जनता का आक्रोश होगा तो जानवर मर जाते हैं। सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देने से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सुरक्षा नहीं कर सकता जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा। तो एक अच्छा खासा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि फल फूल रहा था, खत्म हो गया। तो 1981 में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी, 1990 में एक सिंगल सोन चिड़िया यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावण नहीं था। 9 साल के अंदर जीरो हो गए। अब 2022 में गवर्नमेंट ने डी नोटिफाइड कर दिया, यानी कि 1981 में जो करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी 2022 में खत्म कर दी गई। यानी कि यह सेंचुरी बनी ही थी गोडावण का नाश करने के लिए। पर्पस ये नहीं था। गलत तरीके से कानून को इम्प्लीमेंट कर देने से गलत हो जाता है। इंजेक्शन दवाई का लगाना है, पहले देख लो कि उसका रिएक्शन तो नहीं होगा। रिएक्शन करके मरीज की जान चली जाएगी, उस इंजेक्शन का फायदा क्या है? यह घटनाक्रम मेरा बताने का पर्पज है कि हर नियम सख्ती से लागू कर देने से वाइल्ड लाइफ का बचाव नहीं होता। प्यार से समझा के, आपसी सामंजस्य बना के वाइल्ड लाइफ का भला होता है। तो ये उदाहरण सुनने के बाद शायद आप समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। आप जनता को जबरदस्ती डंडा मार के बोल दो कि 10 किलोमीटर तक तुम्हारा इको सेंसिटिव जोन है, तुम चाय की दुकान नहीं चलाओगे, तुम किराने की दुकान नहीं चलाओगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हारा घर है लेकिन 10 किलोमीटर के अंदर, जानवरों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो सारे दुश्मन पैदा कर दिए आपने। ये बात आप दिल्ली में अपने ड्राइंग रूम में अगर बैठ के बोल रहे हो और मैं आपसे सवाल करूं कि आपको बोला जाए कि वर्ल्ड सिटी के अंदर मोरी गेट, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, इसके अंदर की दिल्ली को छोड़कर बाहर की सारी दिल्ली खाली करानी पड़ेगी क्योंकि ये फॉरेस्ट था। सन 1820 के आसपास तो लायन घुमा करते थे आईटीओ पे, तो आपको खाली कराना पड़ेगा। ऐसा कानून आ रहा है। आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे कि नहीं नहीं, हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ क्यों खाली करेंगे। लेकिन वो जो 10 किलोमीटर के अंदर रह रहा है काजीरंगा के आसपास, वो भी इंसान है, उसको भी बच्चों का पेट पालना है। जानवर की सुरक्षा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सख्त नियम लागू करने से जानवर की सुरक्षा नहीं होती। नियमों को सही तरीके से लागू करने से जानवरों की सुरक्षा होती है। उन लोगों को यह बताकर कि इस जानवर की वजह से तुम्हारा रोजगार चलता है, वो सारे बचाएंगे। इसका भी एक उदाहरण देता हूं। अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज में ट्रॉफी हंटिंग अलाउड है। ट्रॉफी हंटिंग क्या होता है? उदाहरण के लिए बोलूं, जिम्बाब्वे के पास मान लीजिए 1000 लायन हैं और उनकी संख्या हो गई 1100, 100 बढ़ गए, तो वो खत्म करना चाहते, वो कलिंग करते हैं उसकी। उनका कहना है अगर हमने नहीं खत्म किए, हमारी कैपेसिटी के बाहर हो गए, तो ये 100 जाएंगे, जनता को मारेंगे। वहां पर इंसानी आबादी और जानवर के बीच में अच्छा खासा गैप है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन कम है। भारत में वो नियम लागू नहीं होते। भारत में वाइल्ड लाइफ और पॉपुलेशन सट के रहते हैं क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, जितने जंगली जानवर उसके कंपैरिजन में। आप अफ्रीका का मैप उठा के देख लो और भारत का मैप देख लो, दूर से देखने में एक जैसे लगते हैं, करीब करीब साइज में बहुत बड़ा फर्क है। जानवरों में फर्क है, अफ्रीका में ज़्यादा जानवर है, लेकिन भारत में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जानवर बहुत है। ट्रॉफी हंटिंग मैंने बता दिया कि अगर 1000 की उनको ज़रूरत है, 1100 हो गए, तो वो डायरेक्ट नहीं मारते। हमारे इंडिया में कुछ जानवर की कलिंग अलाउड है, जैसे नीलगाय, जंगली सुअर। कुछ राज्यों में जहां ज्यादा हो जाते हैं वो हंटर बुला के उन्हें मारने की परमिशन दे देते हैं। मारने की परमिशन में तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं। उसमें यह रेस्ट्रिक्शन है कि तुम उस मांस को बेचोगे नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत उस मांस को बेच सकती है। ये टॉपिक भी दोबारा कभी कवर करेंगे। यानी कि ऐसे नाक नहीं पकड़ के पीछे से हाथ घुमा के पकड़ ली। अभी हम दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो
हमारे यहाँ भी कलिंग अलाउड है। वो लोग क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, परमिट इशू कर देते हैं बाहर के शिकारियों को। अगर हम नीलगाय से उदाहरण दें कि हमारे यहाँ हंटर को दे दिया विदाउट टेकिंग मनी, हंटर फ्री में आएगा, अपने खर्चे पे मारेगा, रेस्ट हाउस वगैरह का इंतजाम किया जाएगा, उसको वो सरकार को पैसा नहीं देगा। लेकिन आप कल्पना करिए कि सरकार ऐसा नियम चालू कर दे कि तुम 25 लाख रुपए दोगे तब तुम एक नीलगाय मारोगे। हंटर कम हो जाएंगे लेकिन कुछ मिलेंगे, तो उससे वो 25 लाख रुपए गवर्नमेंट को मिलते हैं। अगर 1000 जानवर मारे गए, 25 लाख इंटू 1000। मैं इंडिया के लिए नहीं बोल रहा, मैं उदाहरण देने के लिए आपको समझा रहा हूं कि वहां पर अगर कोई भी जानवर मारना है, वो तो हाथी की भी परमिशन दे देते हैं, हर तरह के जानवर की, तो वो पैसे लेते हैं। अगर सेसिल लायन था फेमस, जिसको कि एक अमेरिकन डेंटिस्ट पामर ने मारा था, उसने $50,000 दिए थे। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, उस पर मैं अलग पॉडकास्ट बना चुका हूं। तो वो जो $50,000 मिले एक लाइन मारने को, 100 लाइन की उन्होंने परमिशन दी, वो $50,000 वो वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है कि हम अपने उससे गाड़ियाँ खरीदते हैं, अपने स्टाफ को सैलरी भी बांटते हैं, और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो जंगल के अंदर रह रहे हैं, हम उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, हम उनके लिए स्कूल बनवाते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल बनवाते हैं, जो भी है ये इंतज़ाम करते हैं हम उस पैसे से, कम्युनिटी वेलफेयर। और वो जो मांस है, वहाँ पे लायन का मांस भी खाया जाता है, हाथी का मांस भी खाया जाता है, सारे खाए जाते हैं। वो जो हंटर मारता था, उसे मांस से क्या लेना देना है लायन मार के? उसको तो उसका सिर चाहिए जो कि अपने ड्राइंग रूम में सजाएगा, पूरी खाल चाहिए, या तो उसको पूरा ही एक पुतला बना के रख देगा। तो मांस डिस्ट्रीब्यूट कर देता, तो लोकल कम्युनिटीज़ में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। तो ट्रॉफी हंटिंग को सपोर्ट करना चाहिए ना, लेकिन धीरे 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 अवेयरनेस आने पर लोकल लोगों को, लोकल यूथ को ये बात समझ में आ गई कि ये जो पीनट हमें पकड़ाए जाते हैं, $50,000 में नाम बोल के $5,000 या $2,000 खर्च कर दिए जाते हैं पूरी कम्युनिटी पे, बाकी तो सब गवर्नमेंट रख लेती है या बिचौलिए खा जाते हैं। हमें ये नहीं चाहिए। अगर वो लायन रहेगा तो जो हमें रोज़गार मिल रहा है, जो हमारा कैंप, जो उन्होंने कैंप सेटअप किए हैं, रिजॉर्ट भी बनाए हैं, वो सफारी गाइड भी है, ड्राइवर भी है, दुकानें चल रही हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, लोकल फूड के वैन चल रही है, बोले उसके नाम पे जो हम कमा लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। तो बहुत सारे यूथ ने विरोध करना शुरू कर दिया, वो ट्रॉफी हंटर को मार मार के भगा रहे हैं। बोले नहीं चाहिए तुम्हारा वो 5,000 10,000 जो तुम दे रहे हो, या 50,000 गवर्नमेंट को दे रहे हो, तुम यहाँ से भागो। ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जिसका डायरेक्ट बेनिफिट उनको हो रहा था, उसको भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमको वो बेनिफिट चाहिए जो उसके रहने से हमारा बिजनेस फलता फूलता है। तो जहां पर मरने से डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा था, वो ऐसे आ गए। इंडिया में तो ऐसा कोई किसी जानवर के मरने से डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता, लेकिन जैसा करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुआ था कि भाई ये जीव नहीं रहेगा तो ये रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे, जीव को ही मार दो। कुल मिला के उस जानवर को इसलिए खत्म कर दिया गया कि उनका जीना मुश्किल हो गया था। लाइफ इतनी दूभर हो गई थी, जमीन के मालिक हो गए, खाना नहीं खा पा रहे थे, शादियां नहीं हो रही थी। काजीरंगा में भी ऐसा हो जाएगा। अगर आप बोल रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग रील बना रहे हैं कि 10 किलोमीटर होना चाहिए, मैं कह रहा हूं आप 100 किलोमीटर कर दो, उसके परिणाम क्या होंगे उसको आप समझो। जानवर का नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग, आप देखिए, हर जगह फॉरेस्ट गार्ड तैनात नहीं हो सकते। कितनी जगह घटनाएं होती हैं, पानी पीने की जगह में लोग जहर डाल देते हैं। और एक बात समझ लीजिए, एक आदमी पोचिंग करेगा, शिकार करेगा, दोषी होता है। जब भीड़ क्राइम करती है ना, उसके ऊपर एक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा गांव अगर वोट नहीं देगा, सरकार को भी देखना है। आप एक बात गूगल में ही पढ़ लेना, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जब हुआ था, एक भी सिंगल आदमी को पनिशमेंट नहीं मिली थी। सारे पक्षी खत्म हो गए, एक भी दोषी नहीं, क्योंकि पूरी कम्युनिटी अगेंस्ट हो गई है। कम्युनिटी के खिलाफ कोई सरकार नहीं जा सकती। पूरी 10 किलोमीटर की जो रेंज है, अगर वो रहे, बहुत सारे राज्यों ने तो 0 किलोमीटर किया हुआ है, जहां नेशनल पार्क की बाउंड्री के फौरन बाहर कमर्शियल एक्टिविटीज जो कि हैजार्डस नहीं है, जो कि जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाती, अलाउड है। करीब 60 नेशनल पार्क ऐसे हैं जहां पर मिनिमम दूरी 0 है, यानी नेशनल पार्क की बाउंड्री खत्म, केस टू केस। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, सारे नाम मैं कहाँ बोलूँगा। मुदुमलाई नेशनल पार्क है, उसकी जो मिनिमम दूरी है वो 0 किलोमीटर है, मैक्सिमम 33 किलोमीटर है। केस टू केस, जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या था, मॉडिफाइड, और वो तो मैंने 2006 का बताया, 2022 में वो जो 10 किलोमीटर की रेंज करी थी उसको 1 किलोमीटर कर दिया था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन किया कि 1 किलोमीटर की रेंज भी एक रूल नहीं होना चाहिए,
मजबूरियां देखते हुए, लोगों की मजबूरी देख के और जगह की परिस्थितियां देख के होना चाहिए। वो आधा किलोमीटर भी हो सकता है, आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर, कई जगह उससे भी कम हो सकता है, और कई जगह 10 किलोमीटर भी हो सकता है। पहले ये रूल था किसी भी तरह का स्थायी निर्माण नहीं होगा। जो रेस्ट्रिक्शन थे उससे लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो उसमें छूट दी गई। घर, स्कूल, बुनियादी ढांचे, इस तरह के चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उसके लिए छूट दे दी गई। लेकिन माइनिंग पर प्रतिबंध जारी है, खनन नहीं होगा, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर खनन नहीं होगा। अब जो वन्य जीव प्रेमियों का है, जिनमें से एक मैं भी हूं, उनका कंसर्न है कि जब ये दायरा आप घटा दोगे, तो मैंने पहले बोला कि बाढ़ के दौरान जानवर ऊपर जाते हैं, वो कैसे जाएंगे? वहां पर तो एक्टिविटी चालू हो जाएंगी, वो जगह ही नहीं मिलेगी उनको। जैसे कार्बी ओंगलोंग की पहाड़ियां, वो कॉरिडोर खत्म हो जाएगा, और जब कॉरिडोर खत्म हो जाएगा तो कहाँ वो जानवर लोगों के घरों में घुसेंगे? बाढ़ के पानी में तो घुसेंगे नहीं। तो अभी जो आसाम सरकार का कहना है कि 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि 1 किलोमीटर किया जाए, 2006 में बोला था कि 10 किलोमीटर किया जाए, उसको हम 1 किलोमीटर कर रहे हैं ऑन पेपर। क्योंकि अगर 10 किलोमीटर हम रखते हैं तो जो स्थानीय आजीविका है, गाँव में खेती, मकान की मरम्मत भी नहीं हो सकती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। घर टूट गया, हाथी ने तोड़ दिया, अब वो बनेगा नहीं। और छोटे विकास कार्य, कहीं सड़कें हैं, कहीं कुछ बनाना है। अब काजीरंगा के साउथ में नेशनल हाईवे 37 है, इंसानों के गांव हैं, बस्तियां हैं, वहां 10 किलोमीटर का रूल अगर लागू कर दिया जाएगा तो व्यवहारिक नहीं, वो सारे लोग, जैसा मैंने पहले बताया, जानवरों को दुश्मन बन जाएंगे। तो जो वहां की गवर्नमेंट ने बोला है कि ये रूल का मतलब ये नहीं कि हर जगह 1 किलोमीटर है, कहीं कम कहीं ज्यादा। जैसा कि मैंने बताया मधुमलाई में है, कहीं 0 है तो कहीं 33 किलोमीटर है। उससे क्या है, जनता का भी विकास होगा, जनता को आजीविका भी मिलेगी और जानवरों से फायदा होगा। वो सब जानवर का भला चाहेंगे। अगर उनकी वजह से लोगों की आजीविका चली जाएगी, कहीं ना कहीं वो दुश्मन बन जाएंगे, और जनता जब दुश्मन बनती है तो रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह मैंने बताया फॉरेस्ट गार्ड नहीं खड़े हो सकते। अब जो एनिमल का कॉरिडोर है, तो जो NH 37 बना हुआ है वो उसी कॉरिडोर से, हर जगह का ये हाल है। जो एलिफेंट कॉरिडोर है वहाँ से रास्ते बने हुए हैं। अब जाके एलिवेटेड रोड की बात लोगों ने सोची है, वरना तो जानवर उस रोड को क्रॉस ही करते हैं। तब तो 10 किलोमीटर की लिमिट थी, लेकिन तब भी बना हुआ है। तो इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में भी ऑर्डर जारी किया है कि एलिफेंट कॉरिडोर जो है वहाँ पर पूरे देश में सर्वे किया जाए। अभी 17 अगस्त 2006 में, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी थे उस बेंच में, ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी बोला है कि इंसान के खेत हैं या बस्तियां हैं तो आप उनके गलियारों को नहीं बंद कर सकते हो फेंस लगा के या कुछ भी करके, उनका रास्ता खुला होना चाहिए। हाथियों को भगाने के लिए जो हुल्ला पार्टी या हुला पार्टी जो भी बोलते हैं, जिसमें कि जलती हुई आग फेंक देते थे, कई बार मौत हो गई हाथियों की, उनके ऊपर आग गिर गई और चिपक गई, वो फेंकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। भालों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। 2019 में ऑनरेबल कोर्ट ने बोला था कि जो एलिफेंट कॉरिडोर में जितने भी होटल बने हैं, जितने भी निर्माण बने हैं, उनको वहां से हटाया जाए। जो कार्बी ओंगलोंग की पहाड़ियां हैं जहां पर वो जानवर जाते हैं, वहां पत्थर की खदानें थीं, उन्हें बंद करने के आदेश दिए गए, क्योंकि उसके लिए ब्लास्टिंग की जाती थी, प्रदूषण भी होता है, जानवर डर भी जाता है। अब ऑनरेबल कोर्ट ने जून 2022 में कहा था कि 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, जो कि अभी आसाम गवर्नमेंट ने बोला है। लेकिन 2023 में ऑनरेबल कोर्ट में इसमें भी अमेंडमेंट किया था कि ESZ की परिभाषा पार्क के भूगोल यानी परिस्थितियां कैसी हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जब तक राज्य अपनी सूचना नहीं जारी कर देगा, मतलब ESZ की लिमिट कितने किलोमीटर है, तब तक 10 किलोमीटर का ही रूल रहेगा। यानी अगर आसाम गवर्नमेंट अभी नहीं बोले ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही कि 1 किलोमीटर करो, तो फिर 10 किलोमीटर रहेगा। एक NH 715 है, उस पर 35 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रहा है, जिसे नीचे से जानवर निकल जाएंगे, ऊपर से गाड़ियां। सबसे बेस्ट सोल्यूशन कॉरिडोर्स के लिए यही है। 2019 में ऑनरेबल कोर्ट ने एक और प्रतिबंध लगाया था कि जो नदियों का जल कैचमेंट एरिया है, वहाँ जहाँ तक पानी चला जाता है, जहाँ से पानी आ रहा होता है, वहाँ पर माइनिंग पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। वहाँ पर डॉलमाड़ा एरिया है, वहाँ पर 28 पत्थर की खदानों को और 18 स्टोन क्रशर्स को बंद कराया गया था। एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति बनी थी, CEC, उसने रिपोर्ट दी थी कि कुछ इलाके हैं जहां पर लोग छिप के अवैध खनन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट में लिखा था पार्क का पहाड़। तो इस पर संज्ञान लेते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने असम सरकार को बोला था कि सारे डंपर वगैरह सब सामान जब्त कर लिया जाए।
तो जो पहले जिसको NH-37 बोलते थे, अब NH-715 बोलते हैं, उस पर जो 35 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, जो कि जानवरों के लिए कॉरिडोर का काम करेगा, उसको बोला जा रहा है ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट। ये पूरा प्रोजेक्ट तो 86 किलोमीटर लंबा है। इसमें पिलर ऊंचे ऊंचे बनाए जाएंगे, उसके नीचे से गेंडे निकल जाएंगे, हाथी निकल जाएंगे, टाइगर निकल जाएंगे, दूसरे जानवर भी निकल जाएंगे। इसको बोला जा रहा है वाइड स्पैन ब्रिजेज, यानी कि दो खंभों के बीच का गैप बढ़ाया जा रहा है, ताकि मानसिक बैरियर ना लगे कि दो खंभों के बीच से कहीं कोई खतरा तो नहीं है, कोई छिपा तो नहीं है। उनको चौड़ा, एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच की दूरी रहेगी, ताकि जानवर फ्री फील करे निकलने के लिए। इनमें साउंड बैरियर्स लगाए जाएंगे, ताकि हॉर्न वगैरह की आवाज़ जानवरों को डिस्टर्ब ना करे। सड़क के किनारे पर लाइट ब्लॉकर्स लगाए जाएंगे। लाइट ब्लॉकर्स आप समझ रहे हो, कई बार आपने देखा होगा कि सड़क पे हाईवे होता है, उसके किनारे किनारे रबर प्लास्टिक की कुछ प्लेट्स लगी होती हैं पूरे में, और बीच वाले डिवाइडर पे भी लगी होती हैं, ताकि दूसरी गाड़ी को वो उस हिसाब से लगाई जाती है कि गाड़ियों की रोशनी उसमें रुक जाए, आगे ना जाए। आगे किसी का घर है या दूसरी गाड़ी है, किसी को परेशानी ना हो। वो लाइट ब्लॉकर्स यहाँ लगाए जाएंगे, ताकि हाईवे के ऊपर जो गाड़ी जा रही है उनकी लाइट नीचे नीचे तो नहीं आएगी, लेकिन ऊपर पेड़ों में तो लगेगी ना। अगर लाइट ब्लॉकर्स नहीं होंगे तो जानवर का ध्यान उस तरफ भी जाएगा कि पेड़ों के ऊपर अचानक से रोशनी कैसे जा रही है, डिस्टर्ब होगा। उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अब जो खंबे बनाए जाएंगे उसमें वर्टिकल गार्डनिंग की जाएगी, यानी खंबे भी दिखेंगे नहीं, उसमें भी पेड़ पौधे लगे होंगे, यानी जानवरों को लगेगा जंगल का ही हिस्सा है, हम जंगल के बीच से जा रहे हैं। नीचे नाइट विजन कैमरे होंगे, ताकि जानवर जब निकलेंगे उनकी काउंटिंग वगैरह भी हो जाएगी, उन पर निगाह भी रखी जाएगी। पोचर्स पर भी निगाह रहेगी, क्योंकि पोचर्स को मालूम है ये कॉरिडोर है, क्या पता वो वहीं छिप के बैठ जाए। इसकी समय सीमा भी गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दी है कि 2026 में चालू होगा, 2029 में इसको खत्म करना है। अगर तो समय सीमा रही, उसको बढ़ाया नहीं गया तो, क्योंकि जनरली ऐसे केसेस में एक्सटेंशन मिल जाते हैं। अभी टोटल जो प्रोजेक्ट 85 किलोमीटर का है, लेकिन जो एलिवेटेड रोड है वो 35 किलोमीटर की है। तो ऐसा नहीं कि एक साथ काम शुरू कर दो कि पूरे 35 किलोमीटर में शोर हो, पार्ट्स में। पहले एक पार्ट कंप्लीट करो, फिर आगे आगे बढ़ते जाओ। और जो बाढ़ के महीने होंगे जिसमें जानवर को वो इस्तेमाल करना है, उस टाइम पर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रोक दिया जाएगा। अब अभी जो ये विवाद चल रहा है ESZ का, तो जो वहाँ पर पारंपरिक आदिवासी भी हैं, कार्बी, मिसिंग, बोडो, उसमें दो मत हो गए लोगों में। कुछ तो लोग चाहते हैं कि ये सारे रेस्ट्रिक्शंस एकदम ख़त्म कर दो, हमें नहीं चाहिए रेस्ट्रिक्शंस, उसकी वजह से हमारी आजीविका प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी लोग को ये लग रहा है कि अगर रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गए और ध्यान नहीं दिया गया, तो कहीं सारे कॉरपोरेट घराने आके ज़मीन तो नहीं हड़प लेंगे हमारी। लेकिन आम जो धारणा है कि 10 किलोमीटर का जो ऑन पेपर डिफॉल्ट अभी जो बफर जोन चल रहा था, उससे लोगों का जीवन ठहर गया था। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, लोग अपना मरम्मत नहीं कर पाए, दीवार टूट गई, बना नहीं सकते, छोटी दुकान भी नहीं खोल सकते थे। अब जो लोगों की लैंड थी ना, उसकी कमर्शियल वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई थी। वहां पर कस्बे हैं, बोका घाट, कलियाबोर, यहाँ पर स्टेडियम की डिमांड थी वहां के बच्चों की, वो नहीं बन पा रहा था इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। चौड़ी सड़कें नहीं हो पा रही थी, हॉस्पिटल नहीं बन पा रहे थे, जबकि कस्बे हैं, रहते इंसान हैं, लेकिन क्योंकि वो 10 किलोमीटर के दायरे में थे, रूल्स वो वाले चल रहे थे। तो वो जो लोग हैं वो ये 1 किलोमीटर वाले रूल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे उनके वो रेस्ट्रिक्शन हट जाते हैं। वहीं जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये चीज़ कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाएगी, सिर्फ स्थानीय लोग को फ़ायदा नहीं मिलेगा। हालांकि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके अंदर कानूनी विकल्प है, यानी कि सरकार अगर बफर जोन घटाकर कॉरपोरेट या ऐसा कुछ एस्टेब्लिश करना चाहती है, तो वहाँ की जो ग्राम पंचायत है उसको कैंसिल कर सकती है। तो वहाँ की जो ग्राम पंचायत है वो उस ऑर्डर के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकती है, आगे तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट में जा सकते हैं। कोई भी विकास योजना अगर बनती है तो ग्राम सभा की पूर्व सहमति आवश्यक है। 2005 के पहले जो आदिवासी परिवार वहाँ पर रह रहे हैं, अगर ये रूल बनता है कि इस सीमा के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वो अपने लिए पट्टे का अधिकार ले सकते हैं, यानी कि वो खेती कर सकेंगे उस 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर भी, या वो 10 किलोमीटर का दायरा है, लेकिन ये सुविधा केवल ट्राइबल्स को है। तो दोस्तों, हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं। अगर लोगों के छोटे छोटे रोजगार चलते रहें तो लोग फेवर में आते हैं, वहीं बड़ी इंडस्ट्रीज़, कॉरपोरेट घराने आ गए तो उस बात का नेगेटिव असर भी होगा। जब पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट किया तब भी मैंने बोला था कि मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रख दूंगा, फैसला आप स्वयं करें। अगर 10 किलोमीटर का रूल रहता है तो लोगों की आजीविका प्रभावित होती है, लोग खिलाफ हो जाते हैं। 1 किलोमीटर का रहता है तो उनकी आजीविका प्रभावित नहीं होती, लेकिन नुकसान ये भी है कि उन 9 किलोमीटर में
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ऐसी चीज़ें तो नहीं लग जाती जो कि जानवरों को नुकसान पहुंचाती हैं। ये देखना सरकार का काम है। उसके बाद फिर उस पर जब किसी को आपत्ति होगी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का काम है। मैंने केवल सरल शब्दों में आपको ये समझाने की कोशिश की है। मैं हमेशा बोलता हूँ वाइल्ड लाइफ में 2+2 हमेशा 4 नहीं होता। जमीन के मामले में भी है। हमेशा सख्ती से आपने एक लंबा दायरा कर दिया कि जानवर सुरक्षित हो गए। इसका उदाहरण मैंने आपको दिया है करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। जानवर की सुरक्षा के लिए सख्ती से नियम बनाया गया था 1981 में। 9 साल के अंदर, जानवर मतलब पक्षी की बात हो रही है यहाँ पे, ब्लैक बक जानवर भी थे, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी, उन्होंने लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। 9 साल के अंदर वो पक्षी खत्म हो गया था जिसकी सुरक्षा के लिए सख्ती से नियम बनाए गए थे। उस पक्षी को कौन वापस लेके आ रहा है और कौन उसके लिए आवाज़ उठा रहा है? क्या वो पक्षी नहीं पूछ रहा कि आपने सख्ती से नियम बनाए थे, इस वजह से मेरी बर्बादी हो गई? रूल्स थोड़े फ्लेक्सिबल हों, पब्लिक और जानवर मिल के चलें, और ये बात पब्लिक को ही समझानी पड़ेगी, जानवर को तो समझाई जा नहीं सकती। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ विरोध करना नहीं, केस टू केस विरोध होना चाहिए। इतना मजबूत डंडा मार दोगे कि लोग दुखी हो जाएंगे तो वो जानवर के खिलाफ हो जाएंगे। प्यार से समझाकर, फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए, स्थानीय लोगों को, आम जनता को उसका फायदा पहुंचे, बड़े कारपोरेट घरानों को फायदा ना पहुंचे। उनके पास पैसे बहुत सारे हैं, जनता के पास नहीं है ना। एक किराने की दुकान चला रहा है, उसकी दुकान बंद, उसकी रोजी रोटी बंद। कॉरपोरेट का एक प्रोजेक्ट बंद होने से कॉरपोरेट को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा प्रॉफिट नुकसान का है, वो नुकसान झेल सकते हैं। आम जनता का, वो किराने की दुकान वाला, पान की दुकान वाला, चाय की दुकान वाला, वो तो इकलौता आजीविका का साधन है। इन बातों को ध्यान में रख के बफर जोन और इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण किया जाना चाहिए। ये मेरी सलाह है, मेरी रिक्वेस्ट है। फैसला आपको करना है, सरकार को करना है, ऑनरेबल कोर्ट को करना है। मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने लाए, एक बार फिर बोल रहा हूँ, मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप गूगल करिए करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूरी हिस्ट्री पढ़िए। चलिए एंड करता हूँ। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे इस बारे में बोलिए, तो मैंने मिक्स राय रखी है कि सिर्फ ये रूल ना हो कि 10 है तो 10 है, क्योंकि 10 के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको समझाए, और उसके साथ में एक कर देने के बाद में जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कहीं कॉरपोरेट घराने उस पर कब्जा तो नहीं कर लेते, ये तो सरकार ही देखेगी। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ पॉडकास्ट को। फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट में या नए व्लॉग में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।